हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि आपको कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट दिए हैं लॉजिकली। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर आज की इस क्लास में ये देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटी इसकी। अगर आपके पास 2-3 स्टेटमेंट है तो वो किस कनेक्टिविटी से जुड़ के एक प्रॉपर स्टेटमेंट बने हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले आज स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट से बढ़ने के पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेंटेंसेस की। ठीक है, इंग्लिश टर्म है लेकिन हमें इंग्लिश नहीं सीखना है, यहाँ पर सिर्फ चीज़ें देखना है कि क्या क्या यूज़ होती हैं। सेंटेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम बेसिकली क्या चीज़ें जानते हैं, 5 टर्म। एक ये चीज़ें जानते हैं असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी और ओपन सेंटेंसेस। मतलब ये 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। हमारे को बात करना है स्टेटमेंट की। तो इन 5 सेंटेंसेस में से केवल एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको स्टेटमेंट मिलता है। अब स्टेटमेंट क्या होते हैं? स्टेटमेंट एक तो जो भी हम डिक्लेरेटिव टर्म बनाएंगे, एक तो वो आइदर ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। एक साथ दोनों टर्म तो होता नहीं है। तो हम स्टेटमेंट में अगर सेंटेंसेस की बात करें तो केवल असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हमेशा स्टेटमेंट बनेंगे। बाकी के जो 4 है ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इसमें सबसे पहला एग्जांपल यही आने वाला है कि आपको ये बताना है कि कौन सा इन सेंटेंसेस में से लॉजिकली स्टेटमेंट है। फिर जब वो लॉजिकली स्टेटमेंट है, क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये चीज़ हमारे को बताना है। तो पहली चीज़ तो हम ये बेसिक समझ लेते हैं सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस में 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, ओपन। असर्टिव में जैसे हम बोल देते हैं, जैसे ताजमहल इज इन इंडिया, ताजमहल इज इन इंडिया। ये तो प्रॉपरली क्या हो गया, ये हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाया। अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है ये क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है ना। ताजमहल इंडिया में ही तो है, तो ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ये भी डिफाइंड हो जाता है। ताजमहल इज इन इंडिया, ऑब्वियसली ताजमहल इंडिया में, तो ये जो स्टेटमेंट हमने बोला है ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट। आइदर चीजें ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे अगर हम कहते हैं मुंबई इज इन अमेरिका, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, बट ये सेंटेंस जो हमने बोला है ये सेंटेंस कैसा है, फॉल्स। तो ये हमारा बन जाता है स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं वहीं पर कहूं कि आप ऐसा बोल दीजिए कि प्लीज गिव मी पेन, ये तो रैंडमली टर्म है ना। तो रैंडमली टर्म अगर हम बोल दे तो ये स्टेटमेंट तो होगा नहीं। तो फिर ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, मतलब आपको आइडेंटिफाई करते भी आना चाहिए कि सेंटेंसेस कौन थे, क्योंकि जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन से सेंटेंसेस है जो स्टेटमेंट नहीं है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर दे तो कोई भी सेंटेंस जिसके सामने लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लग जाए, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियरली ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेंटेंस है जिसके सामने एक्सक्लामेटरी सिंबल लग जाए तो दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस है ये सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना है जो हम ऐसा बोल दे कि हाँ ये टर्म हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा, जो एक तो सही भी हो सकता है या तो एक तो गलत भी हो सकता है। तो वो सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। अब बात करते हैं ओपन सेंटेंसेस की। तो ओपन सेंटेंसेस मतलब जैसे हम ऐसे रैंडमली किसी को बोल दें, ठीक है, जैसे हम कह देते हैं ही इज अ म्यूजिशियन, ठीक है, वो एक संगीतकार है। हम नहीं बता सकते ना कौन, हमने ओपनली बोल दिया। जैसे हम बोल देते हैं x + 2 = 5, मैथमेटिकली देख रहे हैं तो मैथमेटिकली देखते हैं x + 2 = 5, बट x क्या है ये हम जानते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट नहीं है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो x पे ये डिपेंड कर रहा है। x पूरी तरीके से क्या है यहां पर, ओपन। तो इसके कारण ये सेंटेंस क्या होगा, हमारा ओपन सेंटेंस है। तो सबसे पहले बेसिक चीज हमें यहां पर यह जानना जरूरी था कि सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। अब इसमें हम किस तरीके से एग्जांपल हम देखेंगे, स्टेटमेंट के बारे में पढ़ के हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जांपल पूछे जाते हैं। सो हियर इज अवर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो पहली चीज हम स्टेटमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं।
ठीक है। स्टेटमेंट मतलब सिंपल टर्म से हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर आप बोल सकते हो असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस, जो कि एक तो ट्रू होगा विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। अब इस टर्मिनोलॉजी में एक और टर्म है जो आपको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, दैट इज ट्रूथ वैल्यू। तो सिंपल कंडीशन में मैं आपको क्लियर बता देता हूं, अगर आपका कोई स्टेटमेंट, क्योंकि ये टर्म ट्रूथ वैल्यू आप स्टेटमेंट में ही निकालोगे, ठीक है, अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, अगर आपका कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका ट्रूथ वैल्यू डिनोट कर देना आपने कैपिटल टी से, दैट्स इट। तो आप अब समझ ही गए होगे, अगर फॉल्स होगा तो दैट मीन्स कैपिटल एफ, बस ये इतनी चीज देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड कर सकते हैं कि आपके पास कोई सेंटेंस स्टेटमेंट है लॉजिकली, तो आप इसका ट्रूथ वैल्यू भी लिख सकते हो, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस आपको बोला 6 × 4 = 24। अब ये प्रॉपरली क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। 6 × 4 कितना होता है, 24। आंसर कितना गिवन है, 25। पहली चीज तो हमें ये जानना जरूरी था कि क्या ये सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या। हाँ, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है। 6 × 4 = 25 स्टेटमेंट है, बट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स और ट्रू। 6 × 4 कितना होता है, 24। आंसर कितना गिवन है, 25, विच इज अ फॉल्स। तो यहां पर सिंपल सी चीज लिखना है आपको, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, जो आपका क्या है, फॉल्स। अगर इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ट्रूथ वैल्यू लिखो, तो आप ऐसा लिख सकते हो, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। जैसे आप और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं अगर आपको एक आधी सेंटेंस बोल देता हूं, व्हाट इज योर नेम, जैसे मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप क्लियरली जानते हो कि ये सेंटेंस जिसके पास क्वेश्चन मार्क लग जाए, दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। और क्लियरली हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल एक ही सेंटेंस है जो हमेशा स्टेटमेंट होगा, असर्टिव। मतलब कैसे सेंटेंस, जैसे राहुल इज अ बॉय, मुंबई इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है, एक तो फॉल्स होगा, कोई भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बनाइए जो एक तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, ठीक है। उन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, ठीक है। रोम इज इन इटली, ऐसे कोई भी हम सेंटेंसेस बना दे जो एक प्रॉपर सेंटेंस बने तो उसे कहा जाता है स्टेटमेंट। लेकिन ये जो बोला गया व्हाट इज योर नेम, ये क्या प्रॉपर टर्म है क्या, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो ये सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये सेंटेंस है लेकिन कौन सा सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव। तो जब आप आंसर लिखो तो इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस विच इज नॉट स्टेटमेंट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर आप बोलोगे कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, तो एक सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट होता है ना, वही एक तो ट्रू होगा, वही एक तो फॉल्स होगा। तो ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका ना ट्रूथ वैल्यू, ना इसका कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं निकलेगा, ना ये फॉल्स होगा ना ये ट्रू होगा। जैसे आप एक आधी एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे मैंने कहा x + 6 = 39, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में देख रहे हो तो मैथमेटिक के हिसाब से देखिए, x + 6 = 39। अब ये सेंटेंस है, लेकिन स्टेटमेंट होना चाहिए तो प्रॉपर डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि ये x पे ये पूरा सेंटेंस डिपेंड है, लेकिन क्या कहीं हमने x किसी टर्मिनोलॉजी को बिलोंग किया है क्या ये x किसी नंबर वैल्यू का आंसर है क्या। जैसे मैं यहां पर कह देता x बिलोंग्स टू n, मतलब x जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा कुछ लिखा था क्या आपके पास, नहीं। तो मतलब ये जो x है ये पूरी तरीके से क्या है, ओपन है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, ओपन सेंटेंस। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओपन सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं बनते। तो आप यहां पर डायरेक्ट लिखिए, इट इज एन ओपन सेंटेंस विच इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है। अब जैसे अगर यहां पर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपको ये बोल दिया जाए x + 5 = 6, x = 1। अब आप इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर x + 6 = 39 था, लेकिन यहां पर x की कंडीशन नहीं गिवन थी। तो ये सेंटेंस जब x
की कंडीशन नहीं गिवन थी, तो यहां पर x पूरी तरीके से क्या था, ओपन था। तो जब ओपन था तो ये ओपन सेंटेंस हो गया, और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं बनता। लेकिन इस एग्जांपल की तरफ आप ऑब्जर्व करिए, x + 5 = 6, लेकिन x की वैल्यू वहां पर गिवन है, तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आपको x की वैल्यू गिवन है वहां पर, यहां पर x की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो जैसे आप x = 1 यहां पर फिल करोगे तो 1 + 5 कितना आता है, 6। आंसर कितना है, 6। तो ये जो से स्टेटमेंट बना है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। तो इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। इसी तरीके से आपको कोई भी लॉजिकल सेंटेंस दिया रहा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये भी देखना है। जब ट्रू और फॉल्स हो गया तो यहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा आगे कि क्या उसका ट्रूथ वैल्यू होगा, राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो तब जाके आपको उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, अदरवाइज नहीं। सिर्फ आपको इतना बताना है कि वो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है, दैट्स इट। इस तरीके से एग्जांपल सॉल्व करना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। तो यहां पर अपना एक और एग्जांपल है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्लियर ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि ये जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि बात कौन ने कहा है प्रॉपरली कि सारे रियल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तरीके का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब चीजें ये जानना जरूरी है कि क्या ये जो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट हमारा बना है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्या सेंटेंस बोला है, क्या स्टेटमेंट बोला, ये अच्छे से रीड करें कि सारे रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल सा एक नंबर है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जनरली आपने बुक्स वगैरह में ऐसा देखा है, z = a + ib, जहां पे a, b बिलोंग्स टू r, b 0 नहीं रहना चाहिए और i का वैल्यू क्या रहता है, √(-1). तो आप यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अब बात यहां पर क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर खुद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से बना है, और यहां पर क्या स्टेटमेंट बोला है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, तो रियल नंबर ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा कि नहीं होगा। और यहां पर स्टेटमेंट उसी तरीके से तो बोला गया है कि सारे रियल नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। बात कैसी है, बिल्कुल सही। तो ये जो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू। कैसा स्टेटमेंट है आपका, ट्रू। और इसमें क्या बोला, देखिए आगे अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि आपका सेंटेंस स्टेटमेंट है कि नहीं, ये आइडेंटिफाई करना था, और ये स्टेटमेंट कैसा रहा, ट्रू। अब ये बताना है कि उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है। तो राइट डाउन इट्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो ट्रूथ वैल्यू लिखना है, तो सिंपल सी चीज है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। आंसर डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, कि आपका जो स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर है। ये भी फिर से एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, प्रॉपर बनाया हुआ सेंटेंस है। तो ये जो प्रॉपर बनाया हुआ सेंटेंस है ये स्टेटमेंट, अब ये चेक करना जरूरी है क्या ये जो सेंटेंस बनाया है प्रॉपरली, असर्टिव जो सेंटेंस है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो क्या बोला गया है कि जितने भी स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, वही तो नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। चलिए इसी से काउंटर कर लेते हैं कि स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर का स्क्वायर लेते हैं हम, और क्या बोला गया है कि वो क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन जब हमने प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया तो आंसर क्या मिला, 4। 4 इज एन इवन नंबर। प्राइम नंबर है क्या ये, 4? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन कौन थे, 2, 4, 1। एक तो वो खुद से और 1 से होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 2 एक्स्ट्रा है, तो जिसके कारण 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। तो इट इज अ स्टेटमेंट, सबसे पहली चीज तो वही लिखना है जब आंसर लिखोगे, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। जो स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका जो ट्रूथ वैल्यू, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। चलिए इसमें और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको एक आध एग्जांपल ऐसा बोला गया है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, सिर्फ इतना बोला गया, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, वो ऑनेस्ट है।
लेकिन कौन किसकी बात कर रहा है नहीं पता। जब हमारे को नहीं पता कि किसकी बात कर रहा है तो क्या ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब जब वो किसकी बात कर रहा है ये हमें नहीं पता है, मतलब ये किसी की भी हो सकती है, कोई भी बंदा हो सकता है जो ऑनेस्ट हो, तो हम इस सेंटेंसेस को स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते। तो फिर ये सेंटेंस कौन सा है? जब ही के बारे में बोल रहा है, मतलब ही इज ऑनेस्ट, कोई भी बंदा ऑनेस्ट है, तो कोई भी, मतलब पूरी तरीके से टर्म को क्या कहते हैं ओपन। तो ये सेंटेंस कौन सा है? क्लियरली ओपन सेंटेंस। तो इट इज अ ओपन सेंटेंस, इट इज ए ओपन सेंटेंस विच इज नॉट स्टेटमेंट। और जब स्टेटमेंट ही नहीं है तो हम इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिए रहते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। आपको ये बताना रहता है कि कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट है, कौन से सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्या वो फॉल्स है, ये भी हमें लिखना पड़ता है। और अगर आगे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि उसका ट्रूथ वैल्यू बताइए, तो आपको सिर्फ उसका ट्रूथ वैल्यू, अगर ट्रू है तो कैपिटल T, फॉल्स है तो कैपिटल F। क्लियर? लेट्स सी अनदर टॉपिक ऑन इट। सो हियर इज अवर अनदर टॉपिक दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये क्या चीज है? देखिए सिंपल सी चीज है कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के ही थ्रू हम लॉजिक बताने वाले। लॉजिक पूरा डिपेंड होता है स्टेटमेंट पे। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? मतलब कनेक्टिव्स मतलब कनेक्ट करना चीजों को, ठीक है, लॉजिकली कनेक्ट करना। अब जैसे आपके पास कोई भी दो स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी दो स्टेटमेंट है, जैसे हम बोल देते हैं मुंबई इज इन महाराष्ट्र और दिल्ली इज इन इंडिया। जैसे हमने कहा कि हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है मुंबई इज इन महाराष्ट्र और एक स्टेटमेंट है दिल्ली इज इन इंडिया। सपोज हम ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो वो जो कनेक्ट करेगा स्टेटमेंट को, जो टर्म कनेक्ट कर रहा है इन दो स्टेटमेंट को, और ये कनेक्ट होके जब पूरा एक स्टेटमेंट मिल रहा है, तो स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन जो कनेक्ट चीजें कर रहा है उस टर्मिनोलॉजी को कहा जाती है कनेक्टिविटीज, लॉजिकल कनेक्टिविटीज। तो सबसे पहला जो टर्म है कनेक्ट करता है वो है एंड। जैसे बोला जा सकता है मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन इंडिया। तो एंड क्या काम कर रहा है कि ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने का। तो ये जो जोड़ने का जो काम कर रहा है ना, दैट टर्म इज अ लॉजिकल कनेक्टिविटीज। जैसे सेम, जैसे मैंने कहा कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड की जगह हम बोल सकते हैं और, ये एक और लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, दिल्ली इज इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट अब किससे जोड़ा गया है और से। पहले किससे जोड़ा गया था? एंड से। अब किससे जोड़ा गया? और से। तो ये और जो टर्म है ना, ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, कि ये दो स्टेटमेंट को जो टर्म जोड़ता है ना, उस टर्म को कहा जाता है लॉजिकल कनेक्टिविटीज। मतलब जो दो स्टेटमेंट को कंबाइंड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है, जो कंबाइंड करने का जो काम कर रहा है ना, वही तो है लॉजिकल कनेक्टिविटीज, और कुछ नहीं। इसमें चार तरीके के लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, एक एंड, और एक आता है कि इफ। अगर मुंबई इज इन महाराष्ट्र देन दिल्ली इज इन इंडिया। ठीक है, स्टेटमेंट तो वही है, लेकिन कनेक्ट करने का तरीका क्या था? इफ देन। इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, अगर मुंबई महाराष्ट्र में है, देन तो दिल्ली कहां पे है भाई? इंडिया में। तो इस स्टेटमेंट को किससे कनेक्ट करा गया है? इफ देन। तो यहां पर लॉजिकल कनेक्टिविटीज कौन है? इफ देन। एक लास्ट और एक है, वो ये कह सकता है कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र इफ एंड ओनली इफ दिल्ली इज इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, इफ एंड ओनली इफ का, कि अगर मुंबई महाराष्ट्र में है तो दिल्ली इंडिया में है। अब उल्टा हमें बोलना है, दिल्ली इंडिया में है तो मुंबई भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। इफ देन में वैसा नहीं रहता, अगर ये है तो वो है, लेकिन वो है तो ये नहीं आएगा, वो सिर्फ इफ एंड ओनली इफ में आता है। तो चार तरीके की कनेक्टिविटीज है, और भी है बट, नॉट, नॉर, लेकिन वो एक ही टर्म। बट अगर रहा तो वो बात करता है एंड की ही बात करता है, कोई डिफरेंट बात नहीं करता। नॉर, नाइदर रहा तो और की। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज में सिर्फ चार तरीके के कनेक्टिविटीज आते हैं, एंड, और, देन, इफ एंड ओनली इफ। एंड, और,
इफ देन इफ एंड ओनली। तो ये जब भी कभी आपको स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड मिला, और से मिला, इफ देन से मिला, इफ एंड ओनली इफ से मिला, तो ये जो स्टेटमेंट है इसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि दो स्टेटमेंट हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, दो स्टेटमेंट अलग अलग और से जुड़े हुए, ठीक है, तो इसे कंपाउंड स्टेटमेंट भी कहा जाता है। लेकिन लॉजिकल कनेक्टिविटीज कौन हो गए इसमें? एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली। तो ये जो चार टर्म्स है ना जो आपके स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो जो जोड़ने वाले जो टर्म है वही क्या है? लॉजिकल कनेक्टिविटीज। और अब ध्यान दीजिए, इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट और एक कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमने तो बात कर ही लिया कंपाउंड स्टेटमेंट की। कैसे? कि आपके पास एक स्टेटमेंट था, एक दूसरा स्टेटमेंट था, लेकिन आपने उसे लिखा कैसा? मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड दिल्ली इज इन इंडिया, अलग अलग बना के लिखा ना स्टेटमेंट को। दो स्टेटमेंट अलग अलग है, उन्हें जोड़ दिया आपने एंड से। लेकिन वहीं पर अगर एक ऐसा स्टेटमेंट रहता 2 and 3, 2 and 3, तो एंड तो कनेक्टिविटी है, लेकिन 2 and 3 इज ए प्राइम नंबर। तो हमने क्या इसे अलग अलग तोड़ के लिखा है क्या? जैसे हमने बोला 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज अ प्राइम नंबर। अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखता तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट होता। तो फिर ऐसे अगर स्टेटमेंट मिलते हैं तो इन स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है सिंपल स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? सिंपल स्टेटमेंट। और ऐसे स्टेटमेंट को हम और नाम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब इन कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे को क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक टॉपिक आने वाला है कंपाउंड स्टेटमेंट में, वो आने वाला है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, उसे इंप्लीकेशन भी कहा जाता है, बाय कंडीशनल, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। ये टॉपिक क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।